रोशनी ही नहीं, सूरज से ज़मीं पर है हयात। मेरा नाम है इशिका और आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रिप बोहेमिया पर। कैसे हैं आप और कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? वैसे काफ़ी लोग में से कल मिले होंगे, हमारी मुलाकात हुई थी एक सेशन में। उससे मैं डिस्कस कर रहा था आपका गम थोड़ा बहुत और फर्दर क्या अप्रोच रख सकते हैं। तो आज का जो सेशन है ये आपके उन्हीं रिप्लाईज से बना हुआ है। वी रिसीव्ड अ लॉट ऑफ योर मैसेजेस एंड रिप्लाईज, जिसमें आपने हमारे साथ क्वेश्चन शेयर करे कि मैम इन्हें डिस्कस कर लीजिए, ये हमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कुछ याद हैं, आप बताएंगे क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो हियर वी आर विद सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू हैव शेयर विद अस एंड हमने उन्हें कंपाइल करके उनका सोल्यूशन आपके लिए कंपाइल करा है। ये प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन ऐसे होंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंट हो क्योंकि आप सबकी मेमोरी के ऊपर बेस्ड है, बट अगर क्वेश्चन ऐसा था तो आंसर कैसा है वो डिस्कस कर लेते ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या जो अपने अप्रोच लगाई थी वो सही थी या नहीं, राइट। तो जैसे मैंने शुरुआत में बात करी कि रोशनी ही नहीं, सूरज से जमी पर है हयात। हयात मीन्स लाइफ। तो कहना की बात ये है कि जहाँ कभी कभी रोशनी ना हो सकता है अंधेरा भी हो, पर वहां पे लाइफ खत्म नहीं हो जाती क्योंकि रोशनी ही नहीं है जिससे लाइफ चल रही है। अंधेरे में भी लाइफ चल सकती है क्योंकि उससे ज्यादा एक बड़ी पावर है जो लाइफ को चला रही है। एंड सेम गोज फॉर आर एग्जाम। अगर आपको यहाँ पे थोड़ी होप नजर ना आ रही हो, अंधेरा नजर आ रहा हो कि पता नहीं कैसा रिजल्ट होने वाला है आगे, पता नहीं फ्यूचर में हमारे लिए क्या रखा है, इज इट अ गिफ्ट और समथिंग दैट वी डोंट वांट टू हैव अ सरप्राइज ऑफ, है ना। तो वी नेवर नो कि क्या रखा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आगे लाइफ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें आगे चलने से डरना है। ठीक है, वहां पे कहीं ना कहीं एक एक पार्ट है जो अननोन है, बट वी कैन बी surprised and we can be excited and we can just keep our preparation going on hopefully। क्या कहते हो, राइट। एंड फिर इसी के साथ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आई हैव कंपाइल्ड अ फ्यू क्वेश्चंस, लेट अस डिस्कस देम एक एक करके, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 इट इज, let A be a matrix 0 A 0 0 0 B C 0 0 and there is a condition that A into B into C is equal to 1। We have defined another new matrix B as A plus A square plus AQ। अब इसके बाद हमें गेस करना है इन चार ऑप्शन में से कौन से प्रॉब्ली सही हो सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 और रैंक ऑफ बी इज 2 और रैंक ऑफ बी स्कोर इज 1। नाउ दीज क्वेश्चंस, सच क्वेश्चंस कैन बी अप्रोच्ड विद टू डिफरेंट अप्रोचेस। या तो हम इसमें हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। वो कैसे? हम इन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई एक ए मैट्रिक्स लेट कर लेंगे, उसकी हेल्प से बी बनाएंगे और इसमें से ऑप्शंस डिस्कार्ड कर लेंगे। ज्यादातर इससे काम हो जाता है, अदरवाइज वी कैन गो फॉर अ प्रूफ। ये पहला वाला ऑप्शन ही यहाँ पे रिकमेंडेड है कि आप उसी तरीके से जाएं, कुछ मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लें। यहाँ तो बहुत आसानी से बन रहा है, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 1। इसका सबसे आसान केस है कि आप क्या लेट कर लो कि ए बी और सी तीनों 1 है। ऐसा करने से ए मैट्रिक्स कैसा नजर आएगा? ए मैट्रिक्स नजर आ जाएगा 0 0 1 1 0 0 एंड 0 1 सी। ठीक है, हमने लेट करा, हमने एक ऐसा मैट्रिक्स इमेजिन कर लिया जो इसको सेटिस्फाई करता है। अब जो भी इसके लिए बातें सच होंगी वो बाकी सबके लिए अगर सच नहीं है और कोई एग्जाम्पल के लिए तो उसको हम डिस्कार्ड करेंगे। यहाँ से हम ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हैं। आपको मालूम है एग्जाम्पल कैन ऑलवेज बी यूज टू डिस्कार्ड, है ना। इससे हम टिक नहीं करेंगे, गलत साबित करेंगे। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम जल्दी से ए स्क्वायर निकाल सकते हैं और ए क्यूब निकाल सकते हैं और फिर हम क्या बना सकते हैं, बी मैट्रिक्स बना सकते हैं। आप ए स्क्वायर और ए क्यूब निकालोगे तो बी मैट्रिक्स कैसा नजर आएगा आपको? ऑल एंट्रीज 1। ए स्क्वायर क्यूब सबको निकालना आता है, पक्की बात। तो सारी एंट्रीज 1, हमारा ऐसा कुछ बी मैट्रिक्स नजर आएगा। अब इसके बेसिस पे ऑप्शन पे गौर डालते हैं। पहली बात कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज 1। डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत भी नहीं हमें। आप देखो इसमें तीनों रोज एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है, यानी कि इसमें अगर हम रैंक की बात करें तो रैंक ऑफ बी यहाँ पे क्या बन रही है, हमारी 1 बन रही है। और कितने नंबर ऑफ रोज है? 3, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ रोज से कम है। तो अगर रैंक टोटल नंबर ऑफ रोज से कम हो, इसका मतलब क्या है कि ये डिपेंडेंट रोज है, बाकी दोनों सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट रो है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट पक्का 0 होगा, है ना। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो से तभी होने की चांसेस रखते हैं जब पूरा जो मैट्रिक्स हो कैसा हो, जितनी उसकी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उतनी उसकी रैंक हो, राइट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी तो 1 नहीं हो सकता, ऑप्शन डिस्कार्ड है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, यहाँ पे नजर डालो, ये अपने पास मैट्रिक्स है, इसकी रैंक कैसी है ध्यान दो। रैंक पे काम कर रहे हैं। रैंक ऑफ ए यहाँ से देख के नजर आ रहा है कि 3 है, 3 इंडिपेंडेंट रोज है। क्या डिटर्मिनेंट 0 हो पाएगा? क्या सिंगुलर मैट्रिक्स हो पाएगा? क्या?
हाँ डिटर्मिनेंट निकाल भी सकते हो, पर डायरेक्टली हमें नजर आ रही बात, राइट। अब रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू 2, हमने यहाँ पे जो मैट्रिक्स हमारा बना अपने हिट एंड ट्रायल से, उससे रैंक ऑफ बी क्या आ रही है 1, तो क्या हमेशा 2 आ सकती है? हमने एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ लिया जिसमें 1 भी आ सकती है, तो ये यहाँ पे बस वही टिक करते हैं जो हमेशा सच हो सकता है किसी केस में आ जाए, हमेशा तो नहीं आ सकती, गलत। लास्ट ऑप्शन ऑटोमेटिकली अगर 3 गलत हो गए तो ये ठीक होना चाहिए, पर वेरीफाई करते हैं। रैंक ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर रैंक ऑफ बी 1 है ना, रैंक ऑफ बी 1 है, तो बी की आइगन वैल्यूज जो है वो कैसी होंगी, लैम्डा, और बाकी दोनों 0,0, तो बी स्क्वायर की आइगन वैल्यूज कैसी होंगी, लैम्डा स्क्वायर 0,0, उसकी रैंक भी कैसी रहेगी, उसकी रैंक भी 1 ही रहेगी, ठीक है ना। तो अगर बी की रैंक 1 है तो बी क्यू स्क्वायर की भी 1 रहेगी, ये हमने वेरीफाई करा। कभी भी एग्जाम्पल से टिक नहीं करते, हमने बाकी सारे काट दिए थे एग्जाम्पल से, एक ऑटोमेटिकली बच गया, पर वो वेरीफाई भी हो गया हमारे एग्जाम्पल से, राइट। तो दी ऑप्शन इज करेक्ट। आप मुझे कमेंट करके बताएं आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लेके चला इसमें कौन सा ऑप्शन टिक करा था, एंड जितने भी क्वेश्चन आज हम करें वो पार्ट बी या पार्ट सी के क्वेश्चन है जो आपने मुझे मैसेज करे हैं, राइट। चले आगे, यहाँ तक क्लियर है, ऐसे डाल लो, कोई डाउट नहीं है एवरीवन, पक्का। चलो क्वेश्चन नंबर 2, अब ये रियल आंसर्स का क्वेश्चन है सीरीज वाले पार्ट से, है ना। कंसिडर द सीरीज, आपको एक सीरीज गिवन है, लेट मी रीड इट फॉर यू, n रेज्ड पर n स्क्वायर इनटू x रेज्ड पर n एंड द डिनोमिनेटर इज 1 प्लस n रेज्ड टू द पावर n स्क्वायर, ठीक है। देन द सीरीज, उसके बाद हमें सीरीज के बारे में बताना है, क्वेश्चन में बस सीरीज गिवन है, बाकी सब ऑप्शन में पूछा गया है। हैज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/e, ये इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, या फिर इस कन्वर्जन फॉर x इज इक्वल टू 3 इस पॉइंट पे कन्वर्जेंट है, इस कन्वर्जन फॉर x इज इक्वल टू 5, या इस कन्वर्जन फॉर ऑल x whose value whose modulus is less than 1/2, ठीक है। ये सब हमें चेक करना है, तो इसके लिए हमें पता लग गया कि सिर्फ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने की जरूरत है, बाकी सब हम कर पाएंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने पे। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, एक तरीका क्या है कि अगर इस प्रकार की हमारे पास पावर सीरीज है ना, इसी प्रकार की है, तो उसमें से हमें क्या करना है, एक ए एन टर्म को पहचानना है, एक्स एन के अलावा बाकी सारे टर्म क्या हो गया ए एन, और उस ए एन की हेल्प से निकालेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, क्या आ जाएगा 1 अपॉन लिमिट n tends to infinity मॉडुलस ऑफ a n रेज़ पावर 1/n। हमने ये वाला तरीका की यूज करा, 2-3 और तरीके भी हमें आते हैं, पर यहाँ पे सब चीजों की पावर n स्क्वायर है, तो हम पावर में से एक n हटाना चाह रहे हैं, तो ये वाला तरीका बेस्ट काम करेगा। अब अप्लाई कर देते हैं 1 अपॉन, अभी टर्म लगाते हैं यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, डायरेक्टली 1/n करते हैं, यहाँ पे n रेज़ पावर n स्क्वायर है तो n रेज़ पावर n रह जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस n रेज़ पावर n स्क्वायर है तो यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस n रेज़ पावर, बात ठीक है, हमने 1/n पावर यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई कर दी, सही। चले आगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको ऊपर ले आते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस n अपॉन n रेज़ टू पावर n, बात ठीक है। अब जैसे आप लिमिट n टेंड्स टू यहाँ पे अलग अलग कर सकते हैं, यहाँ पे 1/n कर दो, यहाँ पे 1, n टेंड्स टू इंफिनिटी फॉर्म करोगे तो क्या बन जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी 1 रेज़ पावर इंफिनिटी 1, तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, एक्सपोनेंशियल लगाकर, लगाए एक्सपोनेंशियल, यहाँ तक ठीक है। क्या मैं अब इसके बाद यहाँ पर लिख लूँ या नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, यहाँ पे दिख जाएगा, तो वहाँ पे लिखते हैं, फिर अलग पेन से लिख देते हैं ताकि आपको लाइंस में कंफ्यूजन ना हो। तो इसके बाद हम आ रहे हैं यहाँ पर, देयरफॉर r की वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे 1 इंटू इंफिनिटी फॉर्म बन रही है ना, 1 रेज़ पावर इंफिनिटी, तो हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ, जो भी यहाँ पे टर्म है -1 है ना, तो क्या टर्म था यहाँ पे 1/n प्लस 1 -1, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास पार्ट में, ठीक है। क्या आ जाएगा, एक लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे लगाएंगे, ये भी तो नहीं लगेगा, यहीं पे लगेगा, ये आ जाएगा ये इस पर 1, तो हमारी r की वैल्यू क्या आ गई, e। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस e आ गया, इसका क्या मतलब है, अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस e आ गया, इसका मतलब जो हमारी पावर सीरीज है, ये वाली गिवन पावर सीरीज, दिस विल बी कन्वर्जेंट फॉर ऑल x such that modulus of x is less than e। अब e की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, यानी कि जब जब x की वैल्यू मॉडुलस से कम होगा कन्वर्जेंट होगी, e की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 2.7 मान के चले, तो अगर ये हमारे पास 0 है तो e का यहाँ पे लाई कर रहा होगा 2 और 3 के बीच में,
और ऐसे यहाँ पे कहीं अगर -2 और -3 है तो उसके बीच में लाई करा होगा -e। अब e तक हमारा जो है कन्वर्जेंट होगा, उसके आगे पीछे नहीं होगा, है ना। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, -c से e के बीच में हमारा जो रीजन है, इन पॉइंट्स पे पावर सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अब देखते हैं इनमें से कौन सी बातें सेटिस्फाई हो रही है। डिग्रीज ऑफ कन्वर्जेंस 1/e है, नहीं e है, ये ऑप्शन गलत है। इस कन्वर्जन फॉर x इज इक्वल टू 3, अब देखो 3 हमारे रीजन से बाहर लाई कर रहा है, तो गलत हो गया। इस कन्वर्जन फॉर x इज इक्वल टू 5, 5 यहाँ पे और कहीं दूर लाई कर रहा है, रीजन से बाहर नहीं। बचा हुआ डी ऑप्शन सही हो गया, पर उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। दिस कन्वर्जन फॉर ऑल मॉड x लेस देन 1/2, अब 1/2 तो यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, रीजन के अंदर है ना, तो ये रीजन में तो कन्वर्जेंट होगा ही, है ना। अब देखो यहाँ पे हमने एक काम नहीं करा, बाउंड्री पे चेक नहीं करा। आपको मालूम है ये जो रीजन आता है हमेशा ओपन इंटरवल आता है, तो ये लास्ट पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, तो ई और -e पे है नहीं, वो नहीं पता हमें। अगर वो ऑप्शन में पूछा गया होता तो हमें बाउंड्री पे भी चेक करना पड़ता, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ी, ऑप्शन में उसके बिना ही काम चले। राइट, सब क्लियर है? कोई भी डाउट है तो पूछ लो, मेरी नजर है लाइव चैट पर, कोई डाउट्स अगर आपको आ रहे हैं। नहीं, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपने ये मार्क करा, कुछ और डिफरेंट आपने मार्क करा, या क्वेश्चन अगर आपको कुछ डिफरेंट तरीके से याद है तो आप शेयर कर सकते हैं। आपने जो भी मेमोरी भी इस तरीके से शेयर करा, हमने उसको क्वेश्चन बना लिया, तो ये क्वेश्चन सारे वैलिड है। हो सकता है एग्जाम में अगर डिफरेंट तरीके से पूछा गया तो आप उसको कमेंट करते हैं, हम उस तरीके से भी डिस्कस कर लेंगे। दिस क्वेश्चन एंड दिस डिस्कशन इज ओनली फॉर यू, ताकि जो आपको क्वेश्चन याद है उस बेसिस पे आपको पता चल जाए कि आंसर तो कैसे पहुंचना है। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। आपको एक फंक्शन गिवन है z वेरिएबल में, लेट्स गो थ्रू इट। use z function to find the exponential of cos of 1 plus iota into sin z, then del u by del z हमें बताना है पॉइंट 0,0, डेरिवेटिव बताना है। आसान काम है, करें। पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, u डैश z, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। क्या आ जाएगा अपने पास, cos 1 plus iota कांस्टेंट, sin z का हो जाएगा cos z, एंड देन एक्सपोनेंशियल cos 1 plus iota sin। ठीक है, यूजुअली डेरिवेटिव निकालिए, सिंपल एंटायर फंक्शन में आसानी से निकल गया। अगला काम क्या करेंगे, इसमें पॉइंट 0,0 पुट कर देंगे, तो u डैश 0,0, x और y दोनों 0, यानी कि z क्या बन गया, 0 बन गया। हमने x y में अलग से स्प्लिट नहीं करा, डायरेक्टली 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे 1 0 1 2 बात वही है। राइट, तो क्या आ जाएगा, cos 1 plus iota कांस्टेंट एज इट इज, यहाँ तक ठीक है। आगे cos 0 कितना होता है 1, एक्सपोनेंशियल cos 1 plus iota एज इट इज, और यहाँ पे क्या आ गया sin 0 कितना होता है 0, पूरा टर्म 0 हो गया, एक्सपोनेंशियल टू द पावर 0 इज 1, तो आंसर आ गया cos 1 plus iota। क्वेश्चन तो बहुत आसान था, आंसर यहीं पर आ गया, पर आपको कहाँ पे दिक्कत आई होगी, जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने बताया कन्वर्जन में। अब यहाँ से आपको बताना है कि ये इनमें से कौन सा आंसर है। राइट, तो देखते हैं ऑप्शंस, क्योंकि आपने मेमोरी बेस बताया तो हो सकता है आगे पीछे हो, इसलिए हमने एक नन का ऑप्शन रखा है, क्योंकि आपके बताए गए ऑप्शन है तो हो सकता है आगे पीछे याद हो, बट लेट्स सॉल्व इट। तो यहाँ से तो पता चली जाएगा कि आंसर होने वाला है ना। कैसे एक्सपैंड करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, cos a plus b, आपको आता है, याद होगा क्या होता है cos a plus b, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक 10th क्लास में 12th क्लास में अच्छे से करी होगी आपने। cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइपरबोलिक और आयोटा नजर आ रहे हैं कहीं, तो वो वाले कन्वर्जन भी काम आ जाते हैं, उनका फॉर्मूला भी एक बारी में लिख लेते हैं। कौन सा कन्वर्जन, अगर हम cos हाइपरबोलिक z की बात करें और उसको हम cos आयोटा z में कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा, cos आयोटा z। ठीक है, आगे एक साइन का भी कन्वर्जन होता है, वो क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक z की हम बात करें तो माइनस आयोटा साइन आयोटा। ये कन्वर्जन्स पढ़े हुए हमने कोर्स के दौरान, सभी को याद है, नजर डालो अच्छे से, पढ़े हुए है ना, इन्हीं का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, पर हमें सिर्फ ऑप्शन से मैच करने के लिए ऐसा करना है, करते हैं। तो पहले कौन सा एक्सपेंशन लगाएं, ये वाला cos a cos b वाला लगाते हैं। क्या आ जाएगा, cos 1 cos आयोटा माइनस sin 1 sin आयोटा। अब देखो क्या ये ऑप्शन नजर आ रहा है, अगर ये आ रहा है तो इसी को टिक कर देंगे, cos 1 cos आयोटा माइनस sin 1 sin आयोटा मेरे को नजर आ रहा है। राइट, अब मुझे नहीं पता कि आपके ऑप्शन में डायरेक्टली यही वाला था या नहीं, है ना, क्योंकि ऑप्शन आपने बताए, तो इसलिए हम हाइपरबोलिक वाली कन्वर्जन भी अप्लाई करके देख सकते हैं, वो भी अगर मैच हो रहा है तो उसके हिसाब से भी आंसर देखेंगे। cos 1 तो कांस्टेंट है, तो रहेगा, cos आयोटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो
cos iota z, यानी कि cos iota into 1, उसको क्या लिख सकते हैं, cos hyperbolic 1. तो दिस विल बी cos hyperbolic 1 माइनस sin 1 एज इट इज. अब sin iota को क्या लिख सकते हैं, sin iota, यानी कि z की वैल्यू 1 है ना, माइनस iota को इधर लेके जाना पड़ेगा, ये आ जाएगा sin hyperbolic 1 और माइनस iota को नीचे जाएगा. ठीक है, ऊपर नीचे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, आयोटा से करें माइनस आयोटा से करते, ऊपर एक माइनस आयोटा बच जाएगा, नीचे एक माइनस आयोटा, नलिफाई होकर 1 बन जाएगा. आंसर आपका आ गया माइनस आयोटा साइन हाइपरबोलिक 1. यहाँ पे उसे लगा देंगे माइनस आयोटा इंटू साइन हाइपरबोलिक 1. ठीक है, अभी अपना फाइनल आंसर है. अब देख लो, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये आ जाएगा, आयोटा बाहर आ जाएगा, कर दे उसको भी लिख देते हैं. cos 1 cos hyperbolic 1 माइनस प्लस हो गया sin 1, आयोटा यहाँ पे लगा देते हैं, और sin hyperbolic. अब देखो ये ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, आयोटा यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो उसको नन ऑप्शन मान लेते हैं. और क्योंकि एक ऑप्शन में ठीक मिल गए तो नहीं करते. तो या तो आपके ऑप्शन में ये वाली फॉर्म गिवन होगी एग्जैक्टली, या ये वाली होगी, जो भी थी आपने उसको टिक करना था. तो हमें पहली फॉर्म मिल गई, हमने उसे टिक कर दिया, बाकी दूसरी फॉर्म को भी हमने चेक कर लिया हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करके. क्लियर है बेटा, कोई भी डाउट? पक्का? चले आगे, नजर डालो अच्छे से, चल सकते हैं. ओके, सो वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. लेट एक इंटीग्रल आपके सामने डिफाइंड है, अगेन जेड में, कॉम्प्लेक्स में, आई एम एन, यानी कि इंटीग्रल दो अननोन वेरिएबल्स पे डिपेंड करे, एम और एन पे. कैसे डिफाइंड है, 1/2 पाई आयोटा एंड कॉन्टूर इंटीग्रल ऑफ जेड एम डिवाइड बाय जेड एन विद रिस्पेक्ट टू जेड, वेयर. अब आपको कॉन्टूर डिफाइंड है, कॉन्टूर अपना यूजुअल कॉन्टूर है, सर्कल है, यूनिट सर्कल है, जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड जेड इज इक्वल टू 1. तो हमें एक इंटीग्रल डिफाइंड है, अब उसकी वैल्यू क्या होगी ऑप्शन से पूछा गया है. वैल्यू तो हर केस में 1 ही दी गई है, बता रहे कि कौन से केस में 1 होगी वो आपको बताना है. एम और एन के बीच में वो रिलेशंस को चेंज करें, बार बार करें काम. एक एक ऑप्शन करके निकालते हैं, इनमें से एक ही ऑप्शन ठीक होगा, जिस ऑप्शन पे ठीक आ जाए उसे टिक कर देना, तो एमसीक्यू हो जाएगा क्वेश्चन. करते हैं, इंटीग्रल निकालते हैं. नॉर्मल कॉन्टूर इंटीग्रेशन है, तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का आसान वाला पार्ट है ना. तो पहला केस लेके चलते हैं. पहला केस क्या है हमारे पास, अगर एम और एन बराबर हो. ठीक है, तो इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 1/2 पाई आएगा, तो बाहर कॉन्स्टेंट है उसको लगा देते हैं, और कॉन्टूर इंटीग्रल आ जाएगा जेड एम माइनस एन डी जेड. एम माइनस एन क्या हो जाएगा, क्योंकि एम और एन बराबर है हमारे ए पार्ट में, तो ए पार्ट के हिसाब से आई एम एन क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा जेड इज पर 0, डी जेड का इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड ही आ जाएगा, राइट. अब वैल्यू कॉन्टूर के हिसाब से पुट करें. अब इसको हम चेंज कर सकते हैं, कॉन्टूर को किस में चेंज कर लें, यूनिट सर्कल है, बात ठीक है, रेडियस 1 वाला सर्कल, इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर सकते हैं, डायरेक्टली भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे. ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट में करोगे तो 0 से 2 पाई हो जाएगा, और डी जेड की जगह क्या लिखेंगे, फिर जेड को मान लो एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा, तो डी जेड क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा इनटू आयोटा डी. इसको यहाँ पुट कर दो, तो डी जेड की जगह क्या लिख देंगे, आयोटा एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा डी थीटा. इंटीग्रेशन कंप्लीट करो, 1/2 पाई आयोटा, डायरेक्टली इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट कर दें, आ जाएगा आयोटा बाहर आ गया एक, और एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई माइनस एक्सपोनेंशियल आयोटा 0 अपॉन r. ठीक है, एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई और एक्सपोनेंशियल आयोटा 0 क्या आ जाएगा, ये आयोटा और आयोटा कैंसिल, यहाँ पे आ गया 1/2 पाई आयोटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई, यानी कि एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, cos 2 पाई क्या होता है 1 माइनस cos 0 अगेन 1, sin 2 पाई और 0 दोनों केस में 0 होता है, पूरा सम क्या बन गया 0. यहाँ तक ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं. तो ऑप्शन दिखते हैं क्या, यहाँ पे आई एम एन 0 आ रहा है, नहीं, या तो 1 लिखा है, तो ये तो गलत है. अब बी पे चेक करते हैं, बी पार्ट में क्या है, m प्लस 1 इज इक्वल टू n, है ना. बी पार्ट करें, क्या मैं ए पार्ट रब कर दूं, क्योंकि हमें वापस सॉल्व करना है, तो अगले पेज पे जाने की बेटर है, इसी जगह को हम यूज करें. तो मैं ए पार्ट वाला काम रब कर लूं एंड वी सॉल्व फॉर बी. यहाँ तक ठीक है ना.
बी में क्या है, इस कंडीशन को देखो, m+1 इज इक्वल टू n, और हमारे पास इंटीग्रेशन में m-n है, तो m-n की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, क्या आ जाएगा, m-n उधर जाके -1। अब इसको पुट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन हम करें कॉन्टू ऊपर ही आ गया z⁻1, ठीक है। अब फिर से क्या करते हैं, कॉन्टू की बातें पुट करते हैं यहाँ पर, z इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा, dz क्या हो जाएगा, मैं निकाला ही था, आयोटा एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा dz। इसको वापस पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आयोटा, और यहाँ पे 1/z क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा, आयोटा एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा d थीटा, थीटा गोज फ्रॉम 0 to 2 पाई, ठीक है। ये कैंसिल, क्या बच गया, आयोटा, आयोटा आयोटा बाहर से कैंसिल, तो बच गया 1/2 पाई 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन d थीटा का, ठीक है, आ जाएगा 2 पाई माइनस 0 कैंसिल 1। इस केस में 1 आ गया, तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। आप चाहें तो बाकी दोनों ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, पर हमें मालूम है बाकी दोनों में इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, तो 1 नहीं आएगा, पर आपने चेक भी करना है। अगर ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है तो बाकी दोनों ऑप्शन भी चेक करने, दोनों केस में नहीं आएगा, कैंसिल कर देंगे। अगर सिंगल सिलेक्ट है तो हमें मालूम है कि बी ऑप्शन ठीक हो गया, राइट। देयरफॉर इंटीग्रल इस केस में बना गया, सिंपल कॉन्टूर इंटीग्रल था, ज्यादा कोई एफर्ट नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। आपको याद है जब हमने इंटीग्रेशन करी थी, मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में से क्वेश्चन गारंटीड है, पर ये सबसे आसान वाला है, और ये फिर भी आता है। कॉन्टूर इंटीग्रल हर बार एग्जाम में आता है, और वो सबसे इजीएस्ट है। उसके बाद जो डिफिकल्ट वाले होते हैं, जाके ग्रीन्स थ्योरम यूज करके या फिर रूशेस थ्योरम यूज करके एंड सो ऑन, वो भी नजर आ जाते हैं, पर ये तो आसान क्वेश्चन था, तो ये तो बिल्कुल ऐसा था कि ठीक है नंबर। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 5। लेट fz is an entire complex function, दोबारा से complex का एक क्वेश्चन, such that f of z is equal to f of iota z। एक कंडीशन बता रखी है, ये बता दिया कि इंटायर फंक्शन है, ये बता दिया कि कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फंक्शन क्या है वो नहीं बताया, फंक्शन आर्बिट्रेरी छोड़ दिया। हमें इतनी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके, इन 2 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके बताना है कौन से ऑप्शन सही है, राइट। इंटायर है, इसका मतलब ये तो हमें मालूम है कि सब जगह एनालिटिक है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, और हमें मालूम है ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ऐसे केस में ना काउंटर एग्जाम्पल भी काम करता है और प्रूफ भी। पहले कोई काउंटर एग्जाम्पल ले लो, है ना। कोई आपको लगता है ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन आप सोच सकते हो, मैं एक सोच पा रही हूँ, एफ जेड इज इक्वल टू मान लो 100 कांस्टेंट फंक्शन, क्या उस केस में दोनों बराबर होगी, एफ जेड एफ आयोटा जेड करो, एफ 100 जेड करो, कुछ मर्जी करो, वैल्यू सेम आएगी। तो एक एग्जाम्पल है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और ये फंक्शन एंटायर भी है ना, दोनों बातें सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल सोच लो, जरूरी तो नहीं फंक्शन कांस्टेंट ही हो, कोई और भी हो सकता है क्या। तो मेरे दिमाग में एक आ रहा है जेड रेज पावर 4, क्योंकि मैं 4 ही क्यों, क्योंकि आयोटा की पावर 4 करने से क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो आयोटा नलिफाई हो गया, तो ये भी सेटिस्फाई करे, एफ जेड कर रहा है ना, ठीक है। और ये एंटायर भी है। तुमने 2 काउंटर एग्जाम्पल सोच लिए, ये तरीका हमेशा बेस्ट काम करता है। आप चाहो तो आप प्रूव भी कर सकते हो, उससे भी काम हो जाएगा, राइट। ऑप्शन चेक करते हैं, ये कह रहा है एफ इज कॉन्स्टेंट, और देखो देन एफ इज कांस्टेंट मतलब सभी पॉसिबिलिटीज कांस्टेंट ही है, नॉन कांस्टेंट हो नहीं सकता। और हमने तो अभी देखो काउंटर एग्जांपल आ गया ना, नॉन कांस्टेंट भी पॉसिबल है, तो ये बात गलत है, हमेशा कांस्टेंट नहीं होगा, हो सकता है, लिखा होता है एफ मे बी कांस्टेंट, टिक करते, इज कांस्टेंट यानी कि होगा ही, गलत। ये कह रहे हैं एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अब फिर से देखो 2 केसेस हैं, इस केस में एफ ऑफ 0 क्या आ रहा है, 0, बिल्कुल यानी कि पॉसिबिलिटी है, और इस केस में एफ ऑफ 0 क्या आ रहा है, 100 ही आ रहा है। इसका मतलब हो भी सकता है, नहीं भी, ये कहता मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एफ ऑफ 0 कैन बी 0, तो हम टिक करते हैं, और इसने तो गारंटी बोल दिया, गारंटी है नहीं तो फिर क्रॉस। नेक्स्ट 2 ऑप्शंस, सी ऑप्शन, ये कह रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ एट 0, डबल डेरिवेटिव एंड थर्ड डेरिवेटिव ऑल हैव द सेम वैल्यू एज 0। अभी किसी बात करें डेरिवेटिव की, अब दोनों एग्जाम्पल्स में आप डेरिवेटिव लोगे तो ये सेटिस्फाई होगी बात, है ना। अब आपको पता है कि काउंटर एग्जाम्पल से कभी टिक नहीं करते, यहाँ पे हम प्रूफ का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते प्रूफ करते हैं। एफ ऑफ जेड इनके डेरिवेटिव निकाल देते हैं सब्सिक्वेंट, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा, एफ डैश जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे आयोटा आ जाएगा और एफ डैश आयोटा जेड, ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव लेते हैं, एफ डबल डैश जेड, एक आयटा और आ जाएगा, आयटा स्क्वायर इज -1, तो एफ डबल डैश आयटा,
ठीक है, एक डेरिवेटिव और चाहिए होगा, हमें ट्रिपल डेरिवेटिव तक जाने तो है ट्रिपल डैश जेड इज इक्वल टू, एक आया था माइनस आया और आ गया। ठीक, सिंपल है, हमें डेरिवेटिव लेते गए हर स्टेप पे। अब इसके बेसिस पे, प्रूफ के बेसिस पे नोटिस करते हैं। ये देखो, ये कह रहे हैं एफ डैश एफ डबल डैश और एफ ट्रिपल डैश की जीरो पे सेम वैल्यू होगी। देखो, एफ डैश एफ डबल डैश और एफ ट्रिपल डैश, इनकी वैल्यू जीरो पे कैसे निकालेंगे? यहाँ पे सब जगह जीरो पुट करेंगे, कर देंगे जीरो वैल्यू, है ना। और आप देखो फिर वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, सबकी आ रही है जीरो, राइट। सुने ओके। अब हमारे एग्जाम्पल भी सेटिस्फाई तो कर ही थे, पर हमने अब इसको प्रूव भी कर लिया। लास्ट पॉइंट, एफ जेड इज इक्वल टू जी ऑफ जेड इज पर फोर फॉर सम एनालिटिक फंक्शन जी। अब ये तो ऑब्वियस हमारे एग्जाम्पल से भी निकल रहा है, पर आप एक खुद सोच के देखो कि अगर ये फंक्शन हमेशा आयोटा जेड के बराबर है और हमने कोई ऐसा एनालिटिक फंक्शन जी ले लिया जो कि बना ही जेड रेज पर फोर की पावर से, फॉर एग्जाम्पल जी जेड कैन बी ऐसा, कैसा हो सकता है? जेड रेज पर फोर प्लस 21 जेड रेज पर फोर स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो इसमें आप पुट करोगे आयोटा जेड, तो आयोटा रेज पर फोर नलीफाई, आयोटा रेज पर एट नलीफाई। तो फंक्शन हमने कोई ऐसा ले लिया, पॉलिनोमियल फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन में ले लिया जी, तो अपने जी ऑफ जेड रेज पर फोर बनाया, तो यहाँ पे जी फंक्शन क्या हो गया? जी फंक्शन बेसिकली क्या है? जेड प्लस 21 जेड स्क्वायर। ये जी फंक्शन है, एक एनालिटिक पॉलिनोमियल हमने लिया, इसमें जेड रेज पर फोर पुट करा, हमने देखा कि वो फंक्शन एफ के बराबर हो जाएगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आयोटा नलिफाई करना है तो फोर की कोई पैरेलल फंक्शन बना लो तो एनालिटिक फंक्शन बना सकते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। सी और डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो क्वेश्चन अगर इसी प्रकार का था तो आपका आंसर हो जाएगा सी एंड डी। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन पार्ट सी का क्वेश्चन ये हो गया, राइट। एनी डाउट्स आप पूछ सकते हैं, वरना अपन आगे चलेंगे। क्लियर है? देखो सारी बात, चाहे एग्जाम्पल से सोचा हमने, चाहे हमने प्रूफ के साथ सोचा, आइदर वे क्वेश्चन का आंसर सही आया आपका, ये आपका टारगेट होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अब ये है अपना क्वांटिटेटिव एंड डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक पे क्वेश्चन। आप इसे रियल एनालिसिस या फंक्शन और सिंगल वेरिएबल का पार्ट मान सकते हैं। फंक्शन डिफाइंड है सिंगल वेरिएबल में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x जब एक्स नॉन जीरो है, अदरवाइज एक्स इज जीरो। ठीक है, ओके। अब हमें इसके बेसिस पे इसकी क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है जीरो पर। पहले हमें एफ की चेक करनी है, फिर एफ डैश की चेक करनी है, और फिर लिमिट भी चेक करनी है। नॉर्मल काम में कर सकते हैं सारा, इनफैक्ट ये तो हमने क्लास में बहुत बार करा हुआ है, हमारा सबसे कॉमन फेमस फंक्शन है, हमने एक्स रेज पर एन करके भी करा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर की बात है ना। करते हैं क्वांटिटी चेक करते हैं पहले, क्वांटिटी की हमें लिमिट चेक करनी होगी, लिमिट निकालते हैं पहले। लिमिट x गोज टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन 1/x, अगर ये निकल गई और ये जीरो के बराबर आ गई तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, निकालते हैं। अब देखो हमें मालूम है ये कैसा फंक्शन है, साइन बाउंडेड, इसकी वैल्यू चाहे जो भी हो हमेशा क्या रहेगी? -1 और 1 के बीच में। अब बाउंडेड और इनटू जीरो पुट करेंगे तो क्या आ गया? जीरो। तो हमने क्या देखा, इसकी लिमिट निकाली और वो किसके बराबर आई गई? वैल्यू ऑफ फंक्शन के। तो एज लिमिट x टेंड्स टू जीरो f of x is equal to f of 0, therefore function is continuous at 0। definition एकदम satisfy full। ठीक है, p part f is differentiable at 0। अब डिफरेंशिएबिलिटी भी कैसे चेक करेंगे? ऐसी डेफिनेशन से, बिल्कुल जब भी आप ऐसे फंक्शन को जो इस तरीके से एक्सप्लिसिटली डिफाइंड हो उसके केस में हमेशा डेफिनेशन से काम करना सेफेस्ट रहता है। डेफिनेशन क्या होती है डेरिवेटिव की? f डैश x लिमिट x गोज टू c, यहाँ पे c की वैल्यू क्या है? 0, f of x माइनस f of 0 अपॉन x माइनस 0। वैल्यू पुट कर दे सारी यहाँ पे, जो भी चीजों की बने, क्या आ जाएगा हमारे पास? लिमिट x गोज टू 0 f of x की वैल्यू x स्क्वायर साइन 1/x, f of 0 इज 0 अपॉन x। यहाँ से एक x कैंसिल करेंगे, क्या बच गया? सिर्फ x इंटू साइन 1/x। फिर से लिमिट निकालनी है, साइन बाउंडेड, x को 0 पुट करेंगे 0, वैल्यू आ गई 0। डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया फाइनाइट और एग्जिस्टिंग वैल्यू आ गई, इसका मतलब डेरिवेटिव मिल जाएगा। f इज डिफरेंशिएबल एट 0 एग्जैक्टली। हमने तो एक स्टेप और निकाल लिया कि डेरिवेटिव क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करता है और क्या आ गया वो भी बता दिया। अब बोल रहे हैं f डैश x इज डिफरेंशिएबल एट 0। अब पहले इसका डेरिवेटिव निकालना है और फिर उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। करें क्या? मैं ये वाला पार्ट ड्रॉप कर दूं? इजाजत है? सब देख लो, पक्का इजाजत डाल लो, कोई दिक्कत नहीं।
अब हम सी और डी ऑप्शन चेक करें तो इसलिए हम ये वाले पार्ट रब करें, एक बार नजर डालो अगर कुछ आपको लग रहा है देखना है तो, वरना हम इसको जैसे रिलीज करेंगे रब हो जाएगा। राइट, चलो सी पार्ट एफ डैश एक्स, पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन 1/x है ना, डेरिवेटिव करें पहले एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन 1/x का क्या हो जाएगा cos 1/x, उसके बाद क्या करेंगे 1/x का दोबारा से तो माइनस 1/x स्क्वायर, उसके बाद साइन 1/x एज इट इज और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा ट्वाइस एक्स। ये तब है जब x नॉन जीरो है, और जब x जीरो है तब तो वैल्यू जीरो है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, यहाँ से x को कैंसिल, यहाँ से क्या आ गया ट्वाइस एक्स साइन 1/x और यहाँ से आ गया माइनस कॉस 1/x। ये आ गया जब x इज नॉन जीरो, जब x इज जीरो। अब हमसे पूछ रहे हैं एफ डैश एक्स विदाउट डिफरेंशिएबल है क्या, तो दोबारा से भी नया फंक्शन बन गया, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। कैसे करेंगे, अभी जैसे थोड़ी देर पहले करी थी वैसे ही करेंगे, डेरिवेटिव निकाल कर कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको नजर आए क्या चल रहा है। तो अब एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, यानी एफ डबल डैश एक्स। कैसे करेंगे, डेफिनेशन सेम रहेगी, लिमिट एक्स गोज टू जीरो। अब इसे कम फंक्शन क्या बन गया हमारा, ये एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। वैल्यूज पुट कर दो सारी, लिमिट निकाल ली हमें है ना। जैसी वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा, लिमिट एक्स गोज टू जीरो ट्वाइस एक्स साइन 1/x माइनस कॉस 1/x बाय एक्स, यानी यहाँ पे एक 1/x और आ गया और यहाँ पे एक एक्स आ गया। ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं, एक्स और एक्स तो कट गया, अब लिमिट क्या बची है हमारे पास, इसके बिना ये बच गई, यहीं पे चेंज कर दिया अपन ने। ठीक है, अब देखो x टेंड्स टू जीरो था, अब x टेंड्स टू जीरो में क्या साइन 1/x की लिमिट हमें नजर आ रही है और cos 1/x की, यहाँ पे भी दिक्कत है नहीं आ पा रही, डज नॉट एग्जिस्ट हो गई लिमिट। अब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये ऑसिलेट करेगी, और क्योंकि ऑसिलेट करेगी तो यानी कि भी डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए फाइनाइटली तो हम कहते हैं कि डेरिवेटिव है, वरना नहीं है। अब क्या लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, अब देखो हमने अल्टीमेटली यहाँ पे लिमिट ही निकाली है, वही लिमिट की बात करें, एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये चेक करते हुए तो ऑटोमेटिकली चेक हो गया, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एंड वही पार्ट सी का क्वेश्चन रहा होगा, मल्टीपल सिलेक्ट, और दो पार्ट इसमें सही, सॉरी हाँ सही है ना, हाँ ए या राइट। इससे पहले कि हम जाएं, हाँ जाते जाते एक आखिरी जरूरी बात आपसे कर लेते हैं। So we have a website that goes by the name edu.tripbohemia.com and इसी के साथ कनेक्टेड हमारा ऐप है that goes by the same name Trip Bohemia, जिस पर आप एनरोल कर सकते हैं, ऐसा उसका आइकन है, और डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे लेटेस्ट कोर्सेज हमने लॉन्च करे हैं फॉर सीएस एंड नेट एग्जाम, आईटी एग्जाम, गेट एक्सेट्रा, ऑल दी एंट्रेंस एग्जाम्स इन मैथमेटिक्स जो पॉसिबली आपको वरी कर रहे हैं, जिसकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प चाहिए। तो अगर आप सीएस एंड नेट के लिए फर्दर रिन्यू करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को, या फिर कंटिन्यू करना चाहते हैं, रिज्यूम करना चाहते हैं, या फिर स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, तो ऑन ऑल द केसेस वी हैव स्पेशल कोर्सेज फॉर यू। जैसे कि यहाँ पर आप दिख रहे होंगे, आप जैसे ही वेबसाइट पे आके मैथ्स कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, ऐप का भी सिमिलर ही प्रीफेस है, तो उस पर भी अगर आप आके मैथ्स कोर्सेज पे जाएंगे, आपको सीएस एंड नेट सेक्शन सेलेक्ट करना है, आपको कुछ कोर्सेज नजर आएंगे। यहाँ पे कोर्सेज नजर आ रहे हैं, we have 3 batches for CS Net that are live at present, यानी कि जो भी रजिस्ट्रेशन ओपन है जिनमें जगदे फटे, हुनर एंड प्रतिज्ञा बैच। So you are more than welcome to be a part of any or either of the batch depending upon your requirement। कुछ टारगेट हम करें 2025 में, कुछ टारगेट्स हमारे हैं 2026 के, तो either way ये जो है फुल फ्लैश कोर्स है, इसमें ट्रेनिंग सेशंस हैं, इसमें प्री रिकॉर्डेड सेशंस हैं फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, ताकि आपको एक्सेस करती सारा कंटेंट मिल जाए। टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, क्वेश्चन ऑफ द डे इंक्लूडेड है, मोटिवेशनल डोजेस इंक्लूडेड हैं, एंड फर्दर इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन, पर्सनालिटी ग्रूमिंग इंक्लूडेड है। सो लॉट ऑफ थिंग्स एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन दिस कोर्सेज टू हेल्प यू मेक योर प्रिपरेशन स्मूथ एंड टू हेल्प यू अचीव योर स्टेपिंग स्टोन, है ना। स्टेपिंग स्टोन एज इन कि ऑफकोर्स ये एग्जाम आपका फाइनल गोल तो नहीं हो सकता, पर सीएस एंड एग्जाम क्लियर करना आपके गोल का एक स्टेपिंग स्टोन, एक जरूरी पार्ट जरूर हो सकता है। तो अगर आपको लगता है जरूरी पार्ट है तो आप इन कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, एंड वी बी देयर टू गाइड यू एट एवरी स्टेप। So I'll be available
फॉर योर पर्सनल मेंटरशिप एट एवरी स्टेप। आपको कोई डाउट है क्वेश्चन में, प्रिपरेशन में, स्ट्रैटेजी में, इंटरव्यू में, एंड इन कोर्सेज का जब आप हिस्सा बन रहे हैं तो आप सिर्फ कुछ महीनों के लिए इन कोर्सेज का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, जो कि है 1 साल के लिए, तो उसके बावजूद भी यू आर वेलकम टू बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली फॉर लाइफ। यू कैन कीप लर्निंग। आपको कभी भी लाइफ में भी कभी दिक्कत आ रही है, यू कैन ऑफ कोर्स कम हियर, शेयर, एंड वी कैन ऑफ कोर्स हेल्प यू एज मच एज वी कैन। अभी तक मेरे पास यही सारे क्वेश्चंस आए हैं आपकी तरफ से, तो जितने क्वेश्चंस मेरे पास आए थे वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है। अगर आपको लगता है आपको और क्वेश्चंस याद हैं और आप उन्हें शेयर करना चाहते हो, आप चाहते हो डिस्कस करे जाए, सो यू आर मोर देन वेलकम। कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह आपको सबसे ऊपर लिंक नजर आ जाएगा एक फॉर्म का, एक गूगल फॉर्म है, उसे आप फिल कर सकते हैं और उसके थ्रू पता लगेगा कि आपने एग्जाम अटेम्प्ट करे और आपके क्या क्वेश्चन हैं जो आपको मेमोरी बेस याद है, फिर हम उनको डिस्कस कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी मज़ा आया, कुछ ना कुछ सीखने को मिला। अल्टीमेटली क्वेश्चन से सीखने को मिलता है, बेशक ये क्वेश्चन एग्जैक्टली थे या नहीं थे, आपको पता लगा कि कैसे इनको अप्रोच करना था। और अगर आप फर्दर तैयारी करना चाहते तो आपको सीखने को मिला। अगर आप ऐसे व्यूअर हो जिसने अभी तक एग्जाम नहीं दिया तो उनको डेफिनेटली सीखने को मिला कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और कैसे उनको टारगेट करना है, सॉल्व करना है। अगर आपको लगता है आपको और कोई क्वेश्चन में डाउट है और आपने अटेम्प्ट दिया था, तो मैंने जैसे पहले भी कहा, यू आर मोर देन वेलकम टू शेयर द क्वेश्चन एंड वी डिस्कस फॉर। And that's all for this session. I'm Ashika and allow Trip Bohemia to sign off. All the very best. तो अभी आप इस YouTube चैनल पर हैं, I hope, और I hope कि आप इसमें ज़रूर आते रहें, इसका हिस्सा बन जाए, and we'll see you again in the next session. Take care. Thank you so much. Tata.